अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हमने टॉपिक न्यूरोलॉजिकल रिहैब में पढ़ना है स्ट्रोक, उसकी असेसमेंट कैसे की जाती है और उसकी रिहेबिलिटेशन में आप क्या क्या कर सकते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो पहले हम असेसमेंट की बात कर लेते हैं। असेसमेंट में आपके पास स्ट्रोक की पहले तो आपने टाइप्स का आपको पता होना चाहिए, आपने उसको रूल आउट किस तरह करना है, कौन सी टाइप है। उसके बाद आपको असेसमेंट स्केल्स का पता होना चाहिए। देन आपने पहले हिस्ट्री लेनी है, फिर डायग्नोसिस करना है कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी से हो रहा है स्ट्रोक, या इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है या पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं वर्टिब्रो बेसिलर सिंड्रोम को आपने आइडेंटिफाई करना है। ये एक ऐसी वर्टिब्रो बेसिलर सिंड्रोम या वर्टिब्रो बेसिलर इनसफिशेंसी सिंड्रोम और इनसफिशेंसी, ये क्या है बेसिकली, जो आपकी ऐसी कंडीशन जिसमें पुअर ब्लड फ्लो हो टू द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द ब्रेन या हेड विच इज़ ड्यू टू टू वर्टिब्रल आर्टरीज दैट ज्वाइन टू बिकम, जो दो वर्टिब्रल आर्टरीज ज्वाइन होकर आपकी बेसिलर आर्टरी बनाती हैं, उस पॉइंट पे या उस जंक्शन पे जो है ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो उसको कहते हैं वर्टिब्रो बेसिलर सिंड्रोम या वर्टिब्रो बेसिलर इनसफिशेंसी। देन इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है, एटियोलॉजिकल कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें इस्कीमिक थ्रोम्बस है, एम्बोलिज्म है, हेमरेजिक है, इंट्रासेरिब्रल है और सबएरेक्नॉइड है। मैनेजमेंट की भी आपने फिर कैटेगरीज बना लेनी है कि टीआईए है तो उसकी मैनेजमेंट अलहदा होगी, माइनर स्ट्रोक है तो उसकी अलहदा, मेजर की अलहदा, और डिटीरियोरेटिंग या यंग एज है तो उनमें रिहेबिलिटेशन प्लान आपका वेरी करता है। एनाटॉमिकल कैटेगरीज आ जाती हैं, उसमें एसीए, एमसीए और पीसीए पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये सारे वाले आ जाएंगे। देन अगर हम इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी स्ट्रोक की बात करें तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको मिलते हैं, आपने रूल आउट किस तरह से करना है, ACAS लिख देते हैं। तो इसमें आपको सिम्टम मिलता है कॉन्ट्रालेटरल हेमीपरेसिस, कॉन्ट्रालेटरल हेमीपरेसिस, और ये लोअर एक्सट्रीमिटी में ज़्यादा कॉमन होता है देन अपर एक्सट्रीमिटी। कॉन्ट्रालेटरल मतलब ऑपोजिट साइड, हेमी मतलब एक साइड पे, हाफ साइड परेसिस मतलब वीकनेस, तो ऑपोजिट साइड पे आपकी जो है वीकनेस मिलेगी लिम्स में या बॉडी में। फिर कॉन्ट्रालेटरल हेमी सेंसरी लॉस, सेम ऑपोजिट साइड पे आपको हाफ साइड ऑफ बॉडी में जो है सेंसरी लॉस जो है वो लॉस्ट मिलेगा या कम होगा, सेंसेशन लॉस्ट आपको मिलेंगी, और इसमें भी लोअर एक्सट्रीमिटी में कॉमन है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अपर एक्सट्रीमिटी। देन आपको इनकंटिनेंस, यूरिनरी इनकंटिनेंस हो सकती है, एप्रेक्सिया मिलेगा, और लास्ट आपके पास बायमैनुअल टास्क जो हैं उनमें आपको लिमिटेशन मिलेगी। तो ये थे इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी स्ट्रोक के सिम्टम्स। उसके बाद हम मिडल की अगर बात करें, मिडल सेरिब्रल आर्टरी स्ट्रोक, तो उसमें आपके पास आ जाता है कॉन्ट्रालेटरल हेमीपरेसिस, जिसमें आपके पास अपर एक्सट्रीमिटी में जो है वो ज़्यादा ग्रेटर या कॉमन मिलेंगे, देन लोअर एक्सट्रीमिटी और फेस में ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलेंगे। फिर कॉन्ट्रालेटरल हेमी सेंसरी लॉस, ये भी सेम उसमें आ जाएगा कि अपर एक्सट्रीमिटी में ग्रेटर है, देन लोअर एक्सट्रीमिटी और फेस में कॉमन मिलेंगे। देन आपके पास आ जाएंगे इसमें सिम्टम्स, स्पीच इम्पेयर्ड मिल सकती है पेशेंट की। उसके बाद आपके पास एफेजिया हो सकता है, एफेजिया डिफ़िकल्टी इन रीडिंग या लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और लास्ट आपके पास आ जाएंगे परसेप्टुअल मोटर डेफिसिट्स। ये हो गया आपका मिडल सेरिब्रल आर्टरी स्ट्रोक। देन आपका इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिंड्रोम आ जाता है, या जिसको आप कहते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी स्ट्रोक। उसमें आपके पास कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिएनोपिया कंडीशन मिल सकती है, कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिएनोपिया। अब ये क्या है कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिएनोपिया, ये इसमें ये होता है कि विजुअल फील्ड जो है ना वो आपकी अफेक्ट हो जाती है ऑन द हाफ साइड ऑफ
मतलब कि एक साइड की जो है विजुअल फील्ड जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, फोकस नहीं कर पा रहा वो, और अफेक्ट एक आई को भी कर सकती है और दोनों आइज़ को भी कर सकती है। उसके बाद आ जाता है आपके पास डिसलेक्सिया हो सकता है, मेमोरी डिफेक्ट या मेमोरी इम्पेयरमेंट के साथ पेशेंट आएगा आपके पास अगर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होगा। फिर टोपोग्राफिक ओरिएंटेशन जो है वो डिस्टर्ब होगी, या हाली ओरिएंटेशन कह लें, पर्सन की ओरिएंटेशन जो है इन पर्सन प्लेस और टाइम जो है वो अफेक्टेड आपको मिलेगी। लेकुनर सिंड्रोम आ जाता है। देन इसके बाद व्हाट इज़ लेकुनर सिंड्रोम, इसमें ये होता है कि स्मॉल सब कॉर्टिकल लीयंस हो जाती हैं, कॉर्टेक्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स में लीयंस हो जाएंगी, या बिलो द लेवल ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स लीयंस बन जाएंगी विद द साइज ऑफ लेस देन 15 मिलीमीटर इन डायमीटर ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ अ पेनिट्रेटिंग आर्टरी फ्रॉम अ लार्ज सेरेब्रल आर्टरी। सर्कल ऑफ विलिस में जो है स्मॉलर आर्टरीज की ऑक्लूजन हो जाएगी और उसको आप कहते हैं लेकुनर सिंड्रोम। फिर आपके पास है वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी सिंड्रोम, वो हमने पहले पढ़ा है कि जहाँ पे दो वर्टिब्रल आर्टरीज मिलकर बेसिलर आर्टरी बनानी होती है, वहाँ पे पुअर ब्लड सप्लाई हो जाए या ऑक्लूजन हो जाए उन आर्टरीज की, तो उनको कहते हैं, उसको कहते हैं वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी सिंड्रोम। देन आपका आ जाता है लॉक्ड इन सिंड्रोम। लॉक्ड इन सिंड्रोम क्या है? ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें कंप्लीट पैरालिसिस हो जाता है सारे वॉलेंट्री मसल्स का एक्सेप्ट फॉर द वंस दैट कंट्रोल मूवमेंट्स ऑफ आइज़। आइज़ के मसल्स के अलावा सारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स के मसल्स, वॉलेंट्री मूवमेंट्स वाले मसल्स जो हैं वो सारे पैरालिसिस या वीकनेस में चले जाते हैं। देन ऑब्जर्वेशन में आपने क्या क्या देखना है असेसमेंट में? ऑब्जर्वेशन में आपने देखना है कॉन्शियसनेस लेवल देखेंगे, अपीयरेंस देखेंगे, मतलब उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको कुछ आइडिया अगर मिल रहा है तो, पॉस्चर और डिफॉर्मिटीज़ देखेंगे, पेशेंट का कलर, स्किन की कंडीशन और एडिमा चेक करेंगे। फिर क्वालिटी ऑफ मूवमेंट देखेंगे, स्पॉन्टेनियस और इनवॉलेंट्री फेशियल सिमेट्री और एक्सप्रेशन, अपेरेंट निगलेक्ट, मतलब कि अगर उसकी ये वाली साइड अफेक्टेड है तो वो उस साइड को कितना निगलेक्ट कर रहा है और अपनी साउंड या गुड साइड को जो है कितना यूटिलाइज़ कर रहा है, या उस साइड के भी काम जो हैं वो इसी साइड से कर रहा है तो उसको वो निगलेक्ट कर रहा है उस अपने लिम्ब को, तो इसको अपेरेंट निगलेक्ट कहते हैं। एड्स एंड अप्लायंसेस, कौन सी मोबिलिटी एड्स यूज़ कर रहे हैं या असिस्टिव डिवाइसेस अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वो देखेंगे आप। गेट और यूज़ ऑफ व्हील चेयर, गेट पैटर्न देखेंगे और व्हील चेयर का पूछेंगे कि व्हील चेयर वो यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर सब्जेक्टिव असेसमेंट आ जाएगी, उसमें जो है उसका लेवल ऑफ फंक्शन देखेंगे कि कितनी एबिलिटी है उसमें टू पार्टिसिपेट इन डेली लाइफ एक्टिविटीज़। परसेप्शन ऑफ मेजर प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट गोल उसका देखेंगे कि उसकी प्रॉब्लम लिस्ट बना के उसके बाद जो है गोल्स उसके सेट करेंगे कि आपको क्या क्या उसमें इम्प्रूव करना है या अचीव करना है। देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के उसको इसके अलावा जो है कोई अदर जो है डिजीज़ वगैरह तो नहीं उसकी चल रही, जैसे हम पूछते हैं ब्लड प्रेशर तो नहीं है, शुगर का पेशेंट तो नहीं है, तो ये सारी आपने चीज़ें पूछ लेनी है। एनी एग्जिस्टिंग मेडिकल सिम्टम, जैसे मतलब इसके अलावा जो है कोई पहले से जो है चल रहे हो सिम्टम्स, जैसे डिजीनेस है, वर्टाइगो है या नोज़िया, उसको हिस्ट्री चल रही हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, चेस्ट पेन है, आर्थराइटिस तो नहीं है, नमनेस वगैरह, ये सारा कुछ पूछ लेंगे। फिर एडीमा, विजन, सेंसेशन, पेन का पूछेंगे, पेन में आप पूछ सकते हैं पेन का पैटर्न पूछेंगे कि कहाँ से कहाँ तक पेन हो रही है, रीजन को आप मतलब स्पेसिफाई कर दें, उसके बाद पेन स्केल आप रेटिंग करवा सकते हैं उससे। पेन के रिलीविंग फैक्टर्स और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स पूछेंगे। करेक्टर पूछ सकते हैं कि किस तरह की पेन है, शार्प है या कहते हैं नीडल लाइक पेन है या थ्रॉबिंग पेन है, स्टैबिंग पेन है, किस तरह की पेन है। डोमिनेंस देख लेंगे, उसमें हैंड डोमिनेंस चेक करेंगे। पास्ट और प्रेजेंट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, उससे पूछेंगे कि उसने पहले इसके लिए कोई फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लिया या नहीं लिया। सोशल हिस्ट्री, फैमिली एकोमोडेशन, हॉबीज़ या ऑक्यूपेशन। फिर कमेंट करेंगे पेशेंट की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम पे, यानी स्पीच इम्पेयरमेंट तो नहीं है, मोटिवेशन और कोग्निटिव स्टेटस। देन आपकी आ जाती है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में जो है फंक्शनल मूवमेंट्स को टेस्ट करेंगे, उसमें आप लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस को 0 to 6 जो है वो रेट करते हैं। तो 0 आपके पास आ जाएगा अनएबल टू परफॉर्म विद मैक्सिमल असिस्टेंस, 1 है रिक्वायर्स फिजिकल असिस्टेंस ऑफ 2 पर्सन, 2 जो है रिक्वायर्स फिजिकल असिस्टेंस मॉडरेट फिजिकल असिस्टेंस ऑफ 1 पर्सन, 3rd जो आ जाएगा रिक्वायर्स मिनिमल असिस्टेंस ऑफ 1, 4th रिक्वायर्स वर्बल कमांड्स या वर्बल क्यूइंग, 5th जो है रिक्वायर्ड सुपरविजन ऑफ अ पर्सन, 6 जो है फुली इंडिपेंडेंट आ जाएगा।
फिर सीटी स्कैन और एमआरआई करवा सकते हैं आप। स्केल्स में आपके पास आ जाएगा रैपिड आर्टीरियल, जिसको कहते हैं रेस स्केल, रैपिड आर्टीरियल ऑक्लूजन इवैल्यूएशन स्केल। देन इसका आपके पास जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि आप उसमें देखते हैं टेस्ट आइटम में फेशियल पाल्सी आप देखेंगे, स्कोर उसमें 0, 1, 2 आप कर सकते हैं। आर्म की मूवमेंट में देख सकते हैं नॉर्मल है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है, मोटर आर्म मूवमेंट्स। फिर लेग की देख लेंगे मूवमेंट्स, फिर हेड की मूवमेंट्स या गेज डेविएशन देखेंगे कि आई बॉल की मूवमेंट किस तरह की एब्सेंट है, प्रेजेंट है या अननोन है। उसके बाद ए फेजिया, इफ़ राइट हेमिस्फेयर है, राइट हेमिस्फेयर की इन्वॉल्वमेंट है तो आप ए फेजिया के लिए देखेंगे परफॉर्म बोथ टास्क पर वो 0 में आ जाएगा कि वो सारे टास्क जो मतलब साइमल्टेनियसली हम आप उससे 2 टास्क परफॉर्म करवाएं एट अ टाइम, तो उसमें देखेंगे उसका फोकस वगैरह चेक कर लेंगे तो आप 0 में कैटेगराइज कर देंगे कि उसने दोनों टास्क बेहतर तरीके से परफॉर्म किए हैं। 1 में आपके पास आ जाएगा परफॉर्म 1 टास्क और उसमें जो है नन टास्क। उसके बाद आपके पास आ जाएगा एग्नोजिया आ जाएगा। अगर लेफ़्ट हेमिस्फेयर की इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें आप पेशेंट रिकग्नाइज़ कर रहे हैं आर्म को और इम्पेयरमेंट को। देन आपके पास आ जाएगा अनएबल टू रिकग्नाइज हिज आर्म और इम्पेयरमेंट और अनएबल टू रिकग्नाइज बोथ आर्म एंड इम्पेयरमेंट। और इसमें आपकी स्कोरिंग अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो पेशेंट जो है वो इस्कीमिक स्ट्रोक से सफ़र कर रहा है और लार्जर वेजल की ऑक्लूजन आपको मिल रही है। देन आपकी आ जाती है स्ट्रोक की रिहेबिलिटेशन। स्ट्रोक की रिहेबिलिटेशन में सबसे पहले आपने एक तो जनरल प्रिंसिपल आपने देख लेना। अर्ली रिहेबिलिटेशन में जनरल प्रिंसिपल में आपने रीट्रेन करना है, पेशेंट का मोटर कंट्रोल डेवलप करना है। एट अ लेटर स्टेज जो है आपने इस एम को या गोल को ऑल्टर कर देना है, अडॉप्ट करना है मोर फंक्शनल अप्रोच एंड मोर फंक्शनल एक्टिविटीज़ या कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ की तरफ जाना है टू प्रिजर्व मसल लेंथ एंड जॉइंट इंटीग्रिटी। देन आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के थ्रू जो है स्ट्रोक के पेशेंट को डील करना है। उसमें आपने ये देखना है कि जो टास्क आप ट्रेन कर रहे हैं उसको प्रॉपर्ली एनालाइज कर लें, कंपेयर करें पेशेंट की मोटर परफॉर्मेंस को विद अ नॉर्मल वन या नॉर्मल लिम्ब के साथ आप उसकी मोटर परफॉर्मेंस दोनों की जो है वो कंपेयर करके फिर आप रिहेबिलिटेशन प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं। देन प्रैक्टिस करवाएंगे आप उसको मिसिंग कंपोनेंट्स ऑफ एनी मूवमेंट, मतलब अगर एल्बो फ्लेक्शन के दौरान जो है उसका आपको लगता है कि कोई मूवमेंट जो है वो मिसिंग है या इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है तो आप मिसिंग एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके तो आप उसकी वो मिसिंग एलिमेंट की प्रैक्टिस कराएंगे। इनिशियली असेस कर लेना चाहिए मूवमेंट को या पार्ट ऑफ मूवमेंट को और उसको रीअसेस करना चाहिए थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। देन इनकरेज करनी चाहिए ट्रांसफरेंस ऑफ ट्रेनिंग टू द पेशेंट्स एवरीडे सेटिंग। उसके बाद सम ऑफ द की प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर ट्रेनिंग आ जाते हैं कि पेशेंट पार्टिसिपेंट जो है वो एक्टिव लर्नर होना चाहिए। सुपरविजन उसको हर टाइम रिक्वायर्ड आपको मतलब हर टाइम सुपरवाइज उसको नहीं करना चाहिए, आप उसको एक्टिविटीज़ में इतना ट्रेन कर दें कि वो जो है इंडिपेंडेंटली वो एक्टिविटी किसी की सुपरविजन के बगैर भी कर सकें। एनालिसिस ऑफ बायोमैकेनिक्स आप देखेंगे, मोटर कंट्रोल ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मूवमेंट ट्रेनिंग जो है वो टास्क स्पेसिफिक होनी चाहिए। एक्टिव मोटर कंट्रोल आपने डेवलप करवाना है। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में अर्ली इंटरवेंशन के गोल्स जो हैं वो क्या होंगे? टू मेंटेन ऑप्टिमल रेस्पिरेटरी फंक्शन, टू प्रिजर्व इंटीग्रिटी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग मोटर कंट्रोल। रेस्पिरेटरी फंक्शन आप किस तरह से कर सकते हैं, उसमें आप क्या क्या मेंटेन करवा सकते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसमें अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर डीप एक्सपायरेशन या एक्सपायरेशन। उसके बाद आपके पास आ जाता है माइक्रो एटिलेक्टेसिस। माइक्रो एटिलेक्टेसिस मतलब लंग अल्वियोलाई का कोलैप्स जो है उसको कहते हैं माइक्रो एटिलेक्टेसिस। उसके बाद डिक्रीज लंग कंप्लाइंस, इंक्रीज सिक्रीशंस एंड टेंडेंसी टुवर्ड्स इन्फेक्शंस। इन कंडीशंस के लिए जो है आपको रेस्पिरेटरी फंक्शन मेंटेन करवाने के लिए फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, टेक्निक्स जो यूज़ कर सकते हैं उसमें पोस्चरल ड्रेनेज करा सकते हैं, वाइब्रेशन
रिब स्प्रिंगिंग करा सकते हैं। रिब स्प्रिंगिंग का दूसरा नाम आप कह लें कि वो जो चेस्ट फिजियोथेरेपी आप करते हैं उसको ही रिब स्प्रिंगिंग कहते हैं, कि आपने इस तरह से उसकी बॉडी बैक साइड पे अगर आपने उसको प्रोन लाइन में लिटाया है तो आप इस तरह थंब से जो है वो स्प्रिंगिंग मूवमेंट अप्लाई करें या मोबिलाइजेशन जैसे हम करते हैं, तो उसको उस तरह की मूवमेंट को ही आप कहते हैं रिब स्प्रिंगिंग। फिर चेस्ट परकशन है, वही जो आप कप शेप में हैंड को लेकर जाके तो आप इस तरह उसको टैप करते हैं उसकी बैक पे, और इसमें बेड की पोजीशन जो है वो डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू लोब ऑफ द लंग अफेक्टेड। उसमें 30 डिग्री बेड की इंक्लाइन पोजीशन हो सकती है, 45 डिग्री हो सकती है। जिस भी लोब के लिए आपने करनी है उसके लिए आप उसकी अकॉर्डिंगली पोजीशन सेट कर लेते हैं और सक्शन परफॉर्म करवाएंगे। फिर सेकंड आ जाता है प्रिजर्विंग इंटीग्रिटी ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। उसमें सबसे पहले आपने पोजीशनिंग और हैंडलिंग की तरफ जाना है, तो उसमें आगे पास आ जाएगा एग्जांपल में है कि पेक मेजर और बाइसेप ब्रेकाई जो हैं वो अगर नॉर्मल हैं और रिस्क में होते हैं स्ट्रोक पेशेंट्स में, तो स्ट्रोक पेशेंट्स में जब रिस्क में होंगे तो उसमें मसल वेस्टिंग या मसल एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको आपने किस तरह से मेंटेन करना है। हाइपरटोनिक कंडीशन में पेशेंट होता है स्ट्रोक में, तो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो सकता है। उसके बाद ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, सुपाइन लाइन में जो है पेशेंट के आर्म को सपोर्ट करवाएंगे और एबडक्शन में लेके जाएंगे, और एल्बो जो है एबडक्शन करवा के तो एल्बो जो है वो एक्सटेंडेड उसका होना चाहिए। इस तरह से आप जो है नीचे कोई टॉवल सपोर्ट रख दें और इस तरह से उसका जो है हैंड फुली सपोर्टेड होना चाहिए। और उसके अलावा आप उसको ये भी एक्सरसाइज करवा सकते हैं फिंगर फ्लेक्सर्स की लेंथ को मेंटेन करवाने के लिए, कि आप उसको एक एम्प्टी कैन पकड़ा दें और उसको कहें कि ये इस तरह से आपने कैन को दोनों हाथों से होल्ड करना है, एक हाथ में एक कैन दूसरे हाथ में दूसरा कैन, फिर उसको कैन को जो है वो ड्रॉप कर दे और इस तरह से ये फिंगर्स की लेंथ जो है फिंगर फ्लेक्सर्स की लेंथ को मेनटेन करवा सकते हैं। और साथ ही एडक्टर मसल्स ऑफ थंब के लिए भी है। फिर लोअर लिम्ब में आ जाता है, लोअर लिम्ब में सोलियस और गैस्ट्रोकिनीमिया जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है टू डेवलप कॉन्ट्रैक्चर। तो उसमें अप्रोचेस क्या यूज़ कर सकते हैं कि आप बेड क्लोज जो है, मतलब एक पेशेंट सुपाइन में लेटा हुआ है, आप उसको कहें कि वो फीट से जो है अपने पाँव से जो है ना, वो ये उसका पाँव है तो वो पाँव से जो है बेड शीट को आगे पीछे करे, तो ये वाली मूवमेंट आप उससे ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं। और स्प्लिंट्स यूज़ कर सकते हैं टू मेंटेन डॉर्सीफ्लेक्शन। देन आपके पास अगर हाइपरटोनस कंडीशन में पेशेंट है तो उसमें शॉर्ट लेग प्लास्टर कास्ट यूज़ कर सकते हैं टू मेंटेन द एंकल इन प्लांटिग्रेड पोजीशन। फिर अगर हिप्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल रोटेशन पोजीशन में है तो उसमें आप सैंड बैग्स या पिलोज जो हैं वो साइड पे हिप के जो है वो प्लेस कर सकते हैं दोनों साइड्स पे, ताकि जो वो सैंड बैग और पिलो क्या करेंगे कि वो हिप की एक्सटर्नल रोटेशन को मिनिमाइज़ करेंगे। फिर शॉर्टनिंग ऑफ नेक फ्लेक्सर्स हो सकती है, तो उसमें सुपाइन लाइन में पेशेंट को लेटने का कहेंगे विदाउट यूजिंग पिलो। उसके बाद आपके पास आ जाता है पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, उसमें रीचिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे टुवर्ड्स द सीलिंग, मतलब कि इस तरह से उसको कहें कि ये रीचिंग एक्टिविटी करें, जैसे उसको कहें इमेजिन करें कि यहाँ पे कोई शेल्फ है उसके ओवरहेड और उसने उस शेल्फ से कोई चीज़ उतारनी है, तो ये रीचिंग मूवमेंट उसको करवा सकते हैं। या रीचिंग द हैंड टू द बैक ऑफ द हेड, या ये वाली एक्टिविटी उसको कहेंगे कि बैक ऑफ हेड को जो है वो टच करे, तो ये वाली एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। जॉइंट मोबिलाइजेशन करवा सकते हैं। स्टैंडिंग और सिटिंग में इंट्राक्रेनियल प्रेशर, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल करने के लिए आप जो है स्टैंडिंग करवाते हैं विद द यूज़ ऑफ फिजिकल असिस्टेंस या मोबिलिटी एड्स। उसके बाद प्रोप्रियोसेप्शन, सिटिंग वुड ऑल्सो भी कमेंस्ड एट दिस टाइम। इनकरेज करवाएंगे आप हेड कंट्रोल और पोस्चरल एडजस्टमेंट इन सिटिंग। आफ्टर ट्रांसफ़र टू वार्ड आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ करवानी है, जब वो आईसीयू से वार्ड में जो है वो चला गया या रूम में चला गया, तो उसमें आप सुपाइन टू सिटिंग उसको ट्रेन करवाएंगे, उसमें बैलेंस करवाएंगे इन सिटिंग, सिट टू स्टैंड और स्टैंडिंग या रीचिंग एक्टिविटीज़ विद द आर्म। फिर आपके पास आ जाती हैं बैलेंस इन सिटिंग। इसमें आप ये करते हैं कि 2 थेरेपिस्ट उसकी पास खड़े रहेंगे और सिटिंग में उसको बैलेंस किस तरह से मेंटेन करना है, उसकी ट्रंक की कितनी फ्लेक्शन में होनी चाहिए ट्रंक, या बेंडिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस तरह की उसको एक्टिविटीज़। हिप फ्लेक्शन जो है वो 90 डिग्रीज होनी चाहिए, फीट जो है वो बिलो द लेवल ऑफ नीज़ आने चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्टैंडिंग में आपने क्या करना है। स्टैंडिंग में सोलियस, गैस्ट्रोक्नीमियस, इलियोसोज या सोज मेजर और हैमस्ट्रिंग्स ये अफेक्टेड हो सकते हैं, तो इसमें पेशेंट को प्लांटर फ्लेक्शन में, पेशेंट जो है अपने फुट को प्लांटर फ्लेक्शन में जो है वो पुश करता है, तो इसमें आप शॉर्ट लेग स्प्लिंट्स लगा सकते हैं टू मेंटेन न्यूट्रल पोजीशन, या फिर डॉर्सी फ्लेक्शन उसको करवाएंगे। उसके बाद उसके बाद स्ट्रोक रिवैलिडेशन में सेकंड पार्ट में आ जाता है कि एनवायरनमेंट को आपने मॉडिफिकेशंस उसमें आपने उसको बतानी है। देन होल स्किल प्रैक्टिस आ जाती है और पार्ट स्किल प्रैक्टिस।
उसके बाद सिटिंग टू स्टैंडिंग में आपने क्या करना है, बायोमैकेनिक्स का एनालिसिस करना है, उसको ये सिट टू स्टैंड में ट्रेनिंग करानी है और स्टैंडिंग के बाद वॉकिंग में उसको गेट ट्रेनिंग करानी है। प्रॉब्लम अगर उसके हिप फ्लेक्शन के साथ है और एक्सटेंडेड ट्रंक है तो उसमें आपने कर्टेन स्क्रीन जो है वो पेशेंट के मतलब ये पेशेंट बैठा हुआ है तो उसके आगे कोई पर्दा लगा दें और उसको कहें कि अपने हाथ से जो है या पाँव से जो है वो टच करे कर्टेन को, तो ये वाली मूवमेंट आप करवा सकते हैं। अपर लिम्ब ट्रेनिंग में आप जो है उसको टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किस तरह की चाहिए और रिलेशनशिप देखेंगे आर्म की टू ग्रेविटी और चेंज लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, इन तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आपने उसको अपर लिम्ब ट्रेनिंग करानी है। फिर उसके बाद आपके पास लास्ट में आ जाता है कि अगर एक्सटर्नल रोटेटर्स ऑफ शोल्डर में प्रॉब्लम आ रही है तो आपने उसमें किन किन फैक्टर्स का ख्याल रखना है कि एक तो आपने स्टेबिलिटी, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो है वो स्टेबलाइज होना चाहिए थ्रू आउट एनी मूवमेंट, जो भी आप उसको एक्सरसाइज करवा रहे हैं स्टेबिलिटी का ख्याल रखना है। उसके अलावा अगर टाइटनेस हुई हुई है पेक्टोरल्स की और रोम्बॉइड्स की तो आर्म जो है उसकी पोजिशनिंग करवा के उसको स्ट्रेचिंग करानी है ड्यूरिंग डे टाइम। फिर शोल्डर एडक्टर्स में अगर प्रॉब्लम है तो आपने लेफ़्ट अपर लिम्ब को अगर लेफ़्ट अपर लिम्ब के शोल्डर रिट्रैक्टर्स में प्रॉब्लम है या एबडक्टर्स में प्रॉब्लम है तो उसको आप ओवर एक्टिव कैटेगराइज कर सकते हैं और उसको आपने सबसे पहले जो है वो कंसिडर करना है इन स्टार्टिंग एनी ट्रीटमेंट। देन आपकी लास्ट में है कंपेंसेटरी ओवर एक्टिविटी। कंपेंसेटरी ओवर एक्टिविटी ये होती है कि अगर मेरा ये वाला बाजू अफेक्टेड है तो मैं इसको यूज़ ना करूँ, इसको निगलेक्ट करती रहूँ और इसके भी जो काम हैं वो मैं अपने लेफ़्ट हैंड से करती रहूँ, तो ये है कंपेंसेटरी ओवर एक्टिविटी। तो उसमें क्या होगा कि इससे जब मैं राइट हैंड के भी काम ले रही हूँ तो यही जो है ओवर एक्टिव हो जाएगा मेरा आर्म। उसके बाद आपके पास आ जाता है पेशेंट को अगर साइड लाइन में जो है वो आप लिटा दें एक्सटेंडेड ऑन अ टेबल इन फ्रंट ऑफ हर, टारगेट ऑब्जेक्ट रख दिया जाए उसके और फॉरवर्ड फ्लेक्शन इनकरेज की जाएगी और आर्म को जो है वो पूरे टेबल पे ऐसे स्लाइड करके वो किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो पकड़ रहा है, तो उसको आप ये वाली एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रोक का किस किस तरह से हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं और किस किस तरीके से जो है किन किन फैक्टर्स का हमने ख्याल रखना होता है। तो नेक्स्ट टाइम हम जो है वो पार्किंसंस की मैनेजमेंट देख लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।